ज़ैगम साहब, अभी जिक्र हुआ वफाक से कितना सपोर्ट मिलेगा। सियासत और इक़्तिदार रिश्तेदारों को और रिश्तेदारियों में बहुत जुदाइयाँ पैदा करता है। हमने भाइयों भाइयों को देखा, रवायती ख़ानदान टूटे हैं। अभी हालिया मिसाल चौधरी बरादरान की सामने है। पंजाब की वज़ारत आला मरियम नवाज़ के पास जा रही है। इससे पहले खुद नवाज शरीफ साहब 15, 16, 17 तक जिक्र करते रहे। हमजा शहबाज उनको एक नज़र आते थे कि वो लेके चलेंगे, लेकिन यहाँ पर मरियम नवाज़ को मिला। आपके ख्याल में तख्ते पंजाब मुस्तकबिल में मियाँ ख़ानदान को जोड़ के रखेगा? बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछा है, क्योंकि आपके सवाल का ताल्लुक है डायनेस्टिक ट्रांसफ़र से, जो मौरूसी ताकत का एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होना है। यानी एक नस्ल जो थी मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, अब वहाँ से जो इक़्तिदार है वो मरियम नवाज़ की तरफ जा रहा है, और मरियम नवाज़ अपने वालिद की चॉइस हैं उनकी जगह लेने के लिए। देखिए, जहाँ पे भी ये मौरूसी निज़ाम होता है, मौरूसी सिस्टम होता है, वहाँ का मुश्किल तरीन जो लम्हा होता है वो ये ट्रांसफ़र का लम्हा होता है, जब एक नस्ल से दूसरी नस्ल को इक़्तिदार ट्रांसफ़र होता है। अब मरियम नवाज़ साहिबा उस कुर्सी पर बैठ गई हैं जिस कुर्सी पर उनके वालिद भी बैठे 5 साल, चचा भी बैठे 12 साल, अब वो बैठ रही हैं। वो कैसा परफॉर्म करेंगी? किसी के भी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगाने के लिए आपको देखना होता है कि उसने उससे मिलते जुलते ओहदे पर पहले कैसे परफॉर्म किया। मरियम नवाज साहिबा ने आज तक कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया, एक पब्लिक ऑफिस भी, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, बल्कि कोई बिजनेस ऑफिस भी होल्ड नहीं किया जिसमें कोई मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस इन्वॉल्व हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो नाकाम हो जाएंगी। सियासत में बहुत से ऐसे लोग बहुत कामयाब हुए हैं जो ग्रीन हॉर्न थे, जो डायरेक्ट आए थे। इस वक्त हमें उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन इस वक्त जो ये ट्रांसफ़र का अमल है, एक तो जो हम देखते हैं कि शरीफ ख़ानदानी का अपना एक रख रखाव है, अपना कल्चर है, वो है, और नवाज शरीफ खुद मौजूद हैं। मैंने अर्ज़ किया था वो वापस इसीलिए आए हैं, अगले 5 साल उनका सबसे बड़ा मिशन ये है कि वो अपनी कुर्सी पर अपनी बेटी को अच्छी तरह जमा जाएं, और वो उनकी रहनुमाई के लिए मौजूद होंगे। लेकिन जो चैलेंज होता है इस ट्रांसफ़र में वो दो होता है। देखिए, मौरूसी जब ट्रांसफ़र होता है तो आपको दो चीज़ें मिलती हैं, जहाँ जहाँ पे जैसे हमारे साउथ एशिया में मौरूसी सिस्टम है। एक तो आपको पिछली नस्ल की मकबूलियत अगली नस्ल में मिलती है, यानी वोटर और पसंद जो है वो पहले से आपको मिल जाती है। दूसरी चीज़ है आपको नेटवर्क्स मिलते हैं, यानी जो दूसरे सियासतदान हैं, जो सपोर्ट के नेटवर्क हैं, पेट्रेज के नेटवर्क हैं, सपोर्ट करने वाले लोग, वो भी आपको मिल जाते हैं। जो दूसरी चीज़ है इसकी, मुस्लिम लीग नवाज एक्सपर्ट है, अब उनके पास हुकूमत भी, अब उसको जोड़ेंगे। जिस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है वो मकबूलियत का है। वो ये है कि जो डायनेस्टिक फैमिलीज़ हैं, जो मौरूसी फैमिलीज़ हैं, उसको नौजवान पसंद नहीं कर रहे, नई नस्ल उसको रिजेक्ट कर रही है। सबसे पुराना हमारा मौरूसी जो ख़ानदान है वो ANP की वली फैमिली है, आप देखिए उसके साथ क्या हो चुका है। दूसरे नंबर पे भुट्टो फैमिली है, बहुत बड़ी हद तक उनके वोटर का लॉस हो चुका है। आप अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद बेनज़ीर साहबा की तरफ आएँ, तो उसके बाद जब उनके हस्बैंड के पास इक़्तिदार गया, उस वक्त से अब तक मुल्की सतह पे उनका वोट बैंक जो है 2/3 जो है वो ख़त्म हो चुका है, 1/3 रह चुका है। पंजाब में 3/4 ख़त्म हो चुका है, 1/4 रह चुका है। तो चैलेंज इनके ये दोनों चीज़ें होंगी कि वो मकबूलियत को कैसे लाएं। बहरहाल हमें जो उन्होंने आज के हवाले से अगर मैं आऊँ, जो बात हो रही थी, हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि वो खातून हैं, मुख्तलिफ नस्ल से हैं, नई नस्ल को वो ज़्यादा बेहतर समझती हैं और मसाइल को शायद वो बेहतर समझती हैं। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो अपनी पॉलिसी को नए वक्त के तकाज़ों के साथ हम आहंग करेंगी। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान सियासी और माशी बहरान से गुजर रहा है, वो मुल्क के सबसे बड़े जो सूबे हैं उसको ग्रोथ का इंजन बनाएंगी, उसको इस तरह बनाएंगी कि ना सिर्फ वो खुद सूबा उठे बल्कि वो पूरे मुल्क को भी उठा सके। उन्होंने वालिद और चचा की मिसालों का जिक्र किया, उसमें अच्छी बातें भी मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब बहुत मकबूल सियासतदान थे। मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब ने बहुत बेहतर गवर्नेंस की, अगर आप दूसरे उनको देखें, तालीम में उन्होंने बेहतर काम किया, हेल्थ में बेहतर काम किया, ब्यूरोक्रेसी को बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सी उन्हें ये भी देखना होगा कि जो उनके वालिद ने और चचा ने गलत किया। मिसाल के तौर पे उन्हें ये भी तहिया करना होगा कि अकरबा परवरी नहीं करनी, इस खानदान का बहुत बड़ा मसला बन गया।
क्लाइंट्स को नहीं नवाजना, सिर्फ सपोर्टर्स को नहीं नवाजना, ठीक है, बल्कि तरक्की का हक जरूरत पे देना है, नौकरी का हक जो है वो मेरिट पर देना है। 3 चीजें मेरी नजर में अहम है, लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, ठीक है। एजुकेशन, ये उनका फोकस होना चाहिए। फोकस सामने रख दिया गया और उम्मीद यही करते हैं कि मेरिट को बुनियाद बनाकर वजीर आला जो पंजाब हैं वो इस को लेकर आगे बढ़ेंगी और डिलीवर भी करेंगे। ज़ैगम साहब, ये जो हमें मुश्तिल हजूम या जो फैसला कर लेते हैं, माशरा जिस जगह आ गया है, क्योंकि वाक़यात बहुत तसलसल से होना शुरू, कहाँ जिम्मेदारी डाली जाए? रियासत, सियासत, खानदान, तालीम? कोई आज से 40-50 साल पहले जमाल अब्दुल नासिर जो मिस्र के हुक्मरान थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानियों को देखकर ऐसे लगता है कि अभी अभी इस्लाम नाजिल हुआ है, पाकिस्तानियों पर नाजिल हुआ है। जिस सरजमीन पे इस्लाम नाजिल हुआ है, जहाँ पे साए सत्ता लिखी गई हैं, जहाँ इमामों ने बैठकर वो फिके बनाए हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, वहां तो ये काम नहीं होता है। सुभान अल्लाह। ये वखरे मुसलमान हम हैं। देखिए क्या बात हसन निसार साहब ने की कि मस्जिदें खाली हैं, बददियानती अरूज पर है और हजूम के हजूम ढूंढते फिर रहे हैं कि कोई इस्लाम के खिलाफ काम करता हुआ नजर आए। यार तुम तो सरापा खिलाफ इस्लाम हो, एक एक सांस तुम्हारा खिलाफ इस्लाम है, तुम दूसरों में ढूंढते फिर रहे हो कि खिलाफ इस्लाम क्या है। देखिए ये जो उन्होंने ये जो शर्ट पहनी हुई थी, कमीज पहनी हुई थी, मुझे एक दोस्त ने बताया है ट्विटर पे कि ये कुवैत में बनी है और ये लफ्ज है हालू। हालू का मतलब होता है कूल, नाइस, खूबसूरत। और पाकिस्तान तक पहुंचते पहुंचते ये लफ्ज इतना बदसूरत हो गया, इतना रिपेलेंट हो गया। अब आपने पूछा जिम्मेदारी का, देखिए वो आमिल जिन्होंने ये जिन निकाले, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट चलाए, वो सब जिम्मेदार हैं। वो खूबसूरत मजहब जो इंसान को इंसान से और इंसान को मालिक कायनात से मिलाने आया है, उसे इंसान और इंसान के दरमियान में तफरके का जरिया बनाया और 3 मकासद के लिए बनाया। हमारी रियासती अशराफिया ने, उसमें सियासी अशराफिया भी शामिल है और रियासती अशराफिया, दोनों का मैं नाम लूंगा। सबसे पहले शनाख्त के लिए कि मुल्क की शनाख्त सिर्फ इस्लाम पर बनानी। भैया दर्जनों इस्लामी मुल्क है, इस्लाम तो है ही है, हमें क्या इसमें अपोलोजेटिक होने की जरूरत है? अगर हम इस्लामाबाद कैपिटल का नाम नहीं रखेंगे तो क्या मुसलमान नहीं रहेंगे हम? इस्लाम तो हमारे अंदर है, हमें ढोल पीटने की क्या जरूरत है? दूसरी चीज लेजिटिमेसी के लिए, साख के लिए, रियासत की साख के लिए और अपनी साख के लिए। काम से साख नहीं बनानी, मुल्क को तरक्की दे के साख नहीं बनानी, बल्कि इस तरह साख बनानी। और तीसरी बात, मुखालिफों को जिच करने के लिए 2018 में आपको याद दिलाऊंगा किस तरीके से ब्लास्फेमी के बयानिया को एक प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ये सब लोग हैं जो जिम्मेदार हैं और इनकी जिम्मेदारी है कि अब इसको चेंज करें। खुदा के वास्ते हम गड़े में जा रहे हैं। दुरुस्त हो गया। कहेंगे शहजाद साहब, ऊपर जहाँ गुफ्तगू रुकी, अभी जिन वाकयात का मैंने जिक्र भी किया इब्तिदाई में, रियासत ने गिरफ्तारियां की, इन्हीं वाकयात में सजाएं भी हुई, मगर फिर भी पै दर पे ऐसे वाकयात हैं और इनमें इजाफा हो रहा है, बर्दाश्त कम हो रही है, लोग सड़क पर फैसले कर रहे हैं। क्या वजह आप समझते हैं, कौन जिम्मेदार है? आपका सवाल बहुत अहम है, लेकिन मैं एक छोटा सा नुक्ता, पिछली हमारी जो बहस थी पहले सवाल के, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। कामयाब सियासतदान का जिक्र हुआ कि कामयाब सियासतदान थे या रह चुके हैं वगैरह वगैरह। कामयाब सियासतदान कौन होता है? वो जो हालात को अपने हक में इस्तेमाल करे या वो जो हालात को बदले। हमें हालात को बदलने वाले सियासतदान चाहिए और हमें उन्हें कामयाब सियासतदान कहना चाहिए, उनको नहीं जो हालात को अपने हक में इस्तेमाल करते। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। बहुत अहम सवाल है, इसका जवाब मेरे पास मुख्तसर ये है कि ठेकेदारी निज़ाम, ये जो हमारे मसाइल हैं, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ठेकेदारी निज़ाम। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सियासत के ठेकेदार कोई और हैं, जमहूरियत के ठेकेदार कोई और हैं, रियासत के ठेकेदार कोई और हैं, मजहब के ठेकेदार कोई और हैं। ये मुल्क और ये मुआशरा हमने ठेके पे दे दिया हुआ। और जब तक हम सब मिलके इसकी ओनरशिप नहीं लेते इन तमाम चीजों की, कि मजहब भी मेरा, सियासत भी मेरी, जमहूरियत भी मेरी, रियासत भी मेरी, और मैं किसी को, इन तमाम चीजों को किसी को ठेके पे देने को तैयार नहीं, बल्कि ये सब मेरे हैं, तो फिर मैं खुद इनका ओनर बनूंगा। और फिर इस तरीके से जो ठेकेदार बने हैं वो अपनी मर्जी सड़कों पे नहीं कर पाएंगे, जो कि जिसका इजहार आपने देखा। जब तक हम सब मिलके इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, यानी ये सब कुछ हमारा अपना है,
میں ہی ریاست ہوں، میں ہی سیاست ہوں، میں ہی جمہوریت ہوں، اور میرا بھی مذہب ہے اتنا ہی جتنا کسی اور کا ہے، اور ہم سب کا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پھر اس قسم کی چیزوں کی کمی رہے. ورنہ یہ سوٹیوں ڈنڈوں والے یہ نہیں پتا کیا جاہل ہے، دماغ کیسا ہے، سوچ کیسی ہے، کیا ہو رہا ہے، ان چیزوں کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے. لیکن پھر ان کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ اپنی مرضی سے وہ نظام چلا پائیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ درست ہے. اس نظام کو درست کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم سب اس کے مشترک اونر بن جائیں.